उत्सर्जन संक्रमण तथा तरंग दैर्घ्य का आकलन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। कि पहले तो समझेंगे अच्छे से कि उत्सर्जन संक्रमण क्या होता है ना। जैसे हमने अभी देखा था इसके पहले कि अवशोषण संक्रमण क्या होता है, और अब हम देखेंगे उत्सर्जन संक्रमण क्या होता है। और उत्सर्जन संक्रमण अगर होता है तो उस दौरान जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलती है, विद्युत चुंबकीय तरंग मिलती है, वहां पे उस तरंग का तरंग दैर्घ्य कितना होगा वो भी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें जो है आपका कई चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, तो समझिए पहले इसको। सबसे पहले तो हम ये कोशिश करते, पहले हम देखते हैं आपका जो मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम मेमोराइज करवा देते हैं। हालांकि उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप देखिए। प्लांक ने बताया था कि विकिरण का कभी भी जो उत्सर्जन होता है वो हमेशा क्वांटाइज्ड रहता है। क्वांटाइज्ड रहने का मतलब क्या है कि विकिरण का उत्सर्जन जो होगा उसमें से फोटान निकलेंगे। फोटान जो निकलेंगे ना वो एच न्यू उनकी एनर्जी होगी, या तो 2h न्यू होगी या तो 3h न्यू होगी। ऐसे मतलब हमेशा एच न्यू का उनकी ऊर्जा जो होगी ना एच न्यू का पूर्ण गुणज होगी। कहने का मतलब इतना है। ठीक है, दूसरी चीज है, अगर परमाणु, देखो परमाणु ही ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और परमाणु ही ऊर्जा का अवशोषण भी करते हैं, बीच में और कोई दूसरी चीज नहीं। मतलब कहने का अगर कोई द्रव्य, कोई पदार्थ ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है या ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है, तो उस स्थिति में वो पदार्थ जो कर रहा है ना, पदार्थ नहीं कर रहा, पदार्थ के परमाणु जो होते हैं वो ऊर्जा को, अवशोषण का मतलब होता है सोखना, अवशोषित करते हैं मतलब ऊर्जा को सोखते भी हैं और उसके बाद में उसका उत्सर्जन भी करते हैं, मतलब उसको निकालते भी हैं, रिलीज करते हैं। तो परमाणु ही केवल करते हैं, और परमाणु करते हैं ये ऐसा नहीं है कि सभी फोटानों को उत्सर्जित कर देंगे, सभी फोटानों को वो अवशोषित कर लेंगे। वो केवल कुछ विशेष पार्टिकुलर परमाणुओं को अवशोषित करते हैं और कुछ विशेष पार्टिकुलर परमाणु जो फोटानों का उत्सर्जन करते हैं। मतलब कहने का कि आपका ये चीज ध्यान रखना है कि कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। मतलब उत्सर्जन या अवशोषण, फोटानों का उत्सर्जन या अवशोषण कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। मतलब हर एक तरह के फोटान ना तो उत्सर्जित होते हैं, ना तो हर एक तरह के फोटान जो है परमाणु के द्वारा अवशोषित होते हैं। तो ये पॉइंट अगर आपको ध्यान रहेगा तो हम लोगों का काम काफी आसान हो जाएगा। अब मान लीजिए अपने पास जो परमाणु है उसने जो है क्या किया, परमाणु को कहीं बाहर से एनर्जी मिल जाती है। परमाणु को क्या हो रहा है, बाहर से ऊर्जा मिल जा रही है। पहले तो वो परमाणु निम्नतम अवस्था रहता है, उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं सब कुछ क्या रहते हैं, ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, सब कुछ वैसे नॉर्मल रहता है। लेकिन जब कभी परमाणु को बाहर से एनर्जी मिल जाती है तो वो एनर्जी क्या करता है, वो परमाणु का कोई विशेष इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेता है, उस सारी एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है और अपने, जैसे आप ऐसे समझिए, इसको हम थोड़ा सा चित्र भी अगर कर देते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर जैसे ऐसे देखिए उत्सर्जन, जैसे कोई परमाणु है, ये अपने पास परमाणु है, अभी क्या है ना, अभी इसके जो ये नाभिक है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं, स्थायी कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक है, तो अब अपने पास मान लेते हैं कि जैसे कोई ये इलेक्ट्रॉन है, अभी ये क्या है, परमाणु ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट का मतलब निम्नतम ऊर्जा स्तर में है। तो ऐसे अगर रहेगा, अब मान लो कहीं से इसको पार्टिकुलर एनर्जी मिल जा रही है ना, और वो एनर्जी एच न्यू एनर्जी मिल जा रही है, और वो एच न्यू एनर्जी क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। हालांकि जो एच न्यू एनर्जी ग्रहण करने की बात है तो वो अगर इसकी एच न्यू एनर्जी रहेगी तभी वो एच न्यू एनर्जी को ग्रहण करेगा। मतलब सेम अगर यहाँ 2h न्यू रहेगा तो यहाँ पर भी 2h न्यू होगा, तभी ये इसको एक्सेप्ट करेगा। और अगर मान लीजिए इसका 3h न्यू है और इसका 2h न्यू है तो क्या करेगा, 2h न्यू को ये ग्रहण कर लेगा, बाकी को नहीं कुछ करेगा, है ना। और 2h न्यू एनर्जी को ग्रहण करने के बाद में आपका ये देखिए जो हायर लेवल में होगा, मतलब कहने का जब ये ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा, ग्रहण करने के बाद में उससे जो उच्च ऊर्जा लेवल होगा, मतलब कहने का जैसे ये एनर्जी लेवल है, ये सब क्या होते हैं, ये ऊर्जा स्तर होते हैं, अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी कम ऊर्जा रहेगी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी ज्यादा ऊर्जा रहेगी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी और ज्यादा ऊर्जा रहेगी। तो ये लेवल होता है, समझिए आप इसको, ये ऊर्जा का लेवल होता है। और इसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों को अगर पार्टिकुलर कोई फोटान या किसी तरह से कोई बाहर से परमाणु को ऊर्जा मिल जाती है तो कोई उस परमाणु का कोई एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है और अपने से हायर ऊर्जा लेवल में वो क्या कर जाता है, कूद जाता है। जैसे यहां पर इसको एनर्जी मिलेगी तो ये यहां पे तो रह नहीं पाएगा। मान लो कैसे जैसे इसके पास 2 एनर्जी है, 2 एनर्जी लेवल जो है उसको ये जरूरी है इसमें घुमाने के लिए। अगर 2h न्यू एनर्जी रहेगी तो वो इस परमाणु में रह पाएगा,
इस परमाणु में रह पाएगा वो इलेक्ट्रॉन। और मान लो अगले वाले जो यहाँ पे है इसकी कितनी जरूरत है, 3h ऊर्जा की जरूरत है। हालांकि ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बोल सकते हैं, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, फोटान के ही रूप में आपको हम इसको समझाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे मान लीजिए 3h एनर्जी इससे हायर लेवल है, ये आपका E1 हो गया, इसको हम मान लेते हैं E2 है। तो E1 अब E1 से E1 वाले जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसको अगर 3h एनर्जी मिल जाए ना बाहर से, तो ये क्या करेगा, यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ से कूद आएगा दूसरे एनर्जी लेवल में। क्यों? क्योंकि इस एनर्जी लेवल को कितनी एनर्जी चाहिए, 3h चाहिए, और इसको जो आपतित होने वाला फोटान था उसने उसको क्या कर दिया, 3h एनर्जी दे दिया। तो ये अपने यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ से अपने हायर लेवल एनर्जी लेवल में कूद जाएगा, वहां पर वो रिवॉल्व करेगा, लेकिन वहां पर वो ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। वो वहां से क्या करेगा, 10 के पावर -8 सेकंड तक लगभग यहाँ हायर लेवल में रुकने के बाद में फिर से क्या करेगा, वापस अपनी कक्षा में लौटेगा। अब वापस जब लौटेगा, बस वही समझिए उत्सर्जन संक्रमण होता है। देखो जैसे गया एनर्जी, जैसे उसको बाहर से मिली, पहले यहाँ यह दौड़ रहा था, इसको अगली उच्च कक्षा के लिए बराबर जो आवश्यक ऊर्जा थी वो उसको मिल गई, तुरंत वो अगली उच्च कक्षा में चला जाएगा। और जब उच्च कक्षा में चला जाएगा तो वहां ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा, 10 के पावर -8 सेकंड तक रुक करके वापस अपनी कक्षा में लौटेगा। और जब लौटने लगेगा ना, तो जो ऊर्जा उसको बाहर से दिया गया था, उसी ऊर्जा को क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में उसका उत्सर्जन कर देगा। उसका जब उत्सर्जन करेगा तो वो फोटान के रूप में उत्सर्जन करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी आप जान रहे हो एक तरह से वो फोटान ही होती हैं, है ना। तो जब उस ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की बात कर रहे हैं, तो हम उस तरंग का क्या निकाल लेते हैं, उसका हम निकालेंगे तरंग दैर्घ्य भी निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जब वो, अब यहां से देखो, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा उच्च और उच्च, जैसे मैंने इसको आपको यहां समझाया, ऐसे ही मान लो कोई इलेक्ट्रॉन कूद गया सबसे हायर लेवल में, है ना, ज्यादा एनर्जी उसको मिल गई, वो सबसे हायर लेवल में, सबसे हायर ऊर्जा लेवल में कूद गया है, एनर्जी लेवल में कूद गया है। अब वहां से लौटने पर क्या होगा, लौटने पर क्या क्या चांसेस हैं, उसी को हम कहेंगे उत्सर्जन संक्रमण। इसी को कहते हैं उत्सर्जन संक्रमण। जब चला गया तो लौटेगा तो क्या प्रोसेस होगा, उसी को क्या कहते हैं, उत्सर्जन संक्रमण, है ना। मतलब जाने के बाद में लौट रहा है तो कैसे कैसे उत्सर्जन हो सकता है, वो चीज होती है। तो अब आप देखिए, जैसे मान लो इससे समझते हैं, ये उत्सर्जन संक्रमण यहां पर दिखाया गया, चित्र हमने जो बनाया है, यहां पर क्या है कि ये देखो, आपको ये जो दिखाया गया है निम्नतम ऊर्जा स्तर है। ये क्या है, निम्नतम ऊर्जा स्तर, मतलब पहले ग्राउंड स्टेट जहां पे इसको एनर्जी कुछ नहीं थी, है ना। ये देखिए एनर्जी क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, ये ग्राउंड अवस्था में है। लेकिन ये हमारे पास देखो, ये सब एनर्जी लेवल है, ये देखिए ये सब एनर्जी लेवल है, ये उच्च ऊर्जा स्तर होता है ना। ये क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल है ना। तो अब क्या होगा, जब हम मान लो किसी परमाणु को एनर्जी दे दिए, वो सबसे हायर एनर्जी लेवल में चला गया, 8.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन उसका चला गया, परमाणु का इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, सबसे हायर एनर्जी लेवल में कूदकर चला गया। जब उसको बाहर से हमने एनर्जी दिया तो सबसे बाहर वाली कक्षा में चला गया, n बराबर चौथी कक्षा में मान लेते चला गया, चौथी है, पांचवी है, छठवीं, अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मान लेते हैं चौथी कक्षा में वो चला गया। अब चौथी कक्षा में जब चला गया तो लौटते वक्त क्या क्या कंडीशन हो सकती है उसको समझते हैं। तो वो भैया जब चौथी में गया है ना, तो चौथी से हो सकता है वो पहले तीसरी में आए, हैं, चौथी से क्या कर सकता है, तीसरी में आए, तीसरी में आ सकता है। ऐसे नहीं कि मतलब डायरेक्ट भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट भी वो यहाँ से अपने उसमें आ सकता है। मतलब जैसे कूद कर गया था यहाँ पर गया था तो 10 के पावर -8 सेकंड तक रुकेगा, और 10 के पावर -8 सेकंड तक रुकने के बाद में वो वापस ऐसे आ सकता है कि मतलब जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आप मान लीजिए छत पर चढ़ते हो तो छत पे क्या होते हैं, ऐसे सीढ़ियाँ होती हैं, है ना। अब अगर चढ़ने के दौरान आप ऐसे 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 चढ़ गए इस पर, है ना। अब लौटने के लिए क्या कर सकते हो, आप ऐसे आ सकते हो, ऐसे जैसे गए थे वैसे वैसे धीरे धीरे आ सकते हो, और आपका मन करे तो यहीं से डायरेक्ट कूद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो अलग बात है कि आपके हाथ पैर टूट जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब वैसे सेम यहाँ पर भी होता है। जब आप यहाँ पर पहुँच गए हैं तो पहुँचने के बाद में क्या होगा, आप ऐसे धीरे धीरे एक एक करके ऐसे आ सकते हैं। मतलब आप वहाँ से तीसरी कक्षा में कूद सकते हैं डायरेक्ट, चौथे से डायरेक्ट दूसरी में कूद सकते हैं, चौथे से डायरेक्ट पहली पर आ सकते हैं। अब मान लीजिए आपका जो दूसरा परमाणु है, मतलब परमाणु जो है उसका कोई इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में गया है, तीसरी ऊर्जा स्तर में गया है, तो वहां से क्या कर सकता है,
वो वहां से क्या कर सकता है, दूसरी कक्षा में डायरेक्ट कूद सकता है या डायरेक्ट पहली कक्षा में भी आ सकता है ग्राउंड स्टेट में। जब ये यहां से यहां आएगा तो सारी एनर्जी रिलीज कर देगा, यहां से यहां आएगा तो केवल इतनी एनर्जी रिलीज करेगा कि ये 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। या आप यहां से डायरेक्ट घटा सकते हो, देखो 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब यहां से ये इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो एनर्जी जो रिलीज होगी डेल्टा ई उसको कहेंगे, बिकॉज आप जानते हो डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1 होता है। तो E2 माइनस E1 होने का मतलब यहां से यहां इसको आप घटा दोगे तो एनर्जी मिल जाएगी। बस इसी तरीके का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं क्या करने में, उसका कैलकुलेशन करने में वेवलेंथ को, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे वेवलेंथ जो हमारे पास हो जाएगी तरंग दैर्घ्य, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। आपको मैंने बताया जब किसी मान लो हायर एनर्जी लेवल में जिसमें वो इलेक्ट्रॉन कूदा है वो क्या है, E2 है, ठीक है। और जहां से कूदा था वो क्या है, E1 कह देते हैं। तो यहां से जो एनर्जी हो जाएगी, ऊर्जा में जो अंतर आएगा ना, वो क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 कर देंगे। तो E2 माइनस E1 का मतलब क्या हो जाता है, E2 माइनस E1। और यहां से उत्सर्जित क्या होगा भैया, फोटान निकलेगा। मैंने कहा कि जब लौटेगा ना इलेक्ट्रॉन वापस अपनी कक्षा में लौटेगा तो वहां से ऊर्जा उत्सर्जित होगी। ऊर्जा उत्सर्जित होने का मतलब फोटान, तो ऊर्जा अगर उत्सर्जित होगी फोटान निकलेगा, तो फोटान निकलेगा तो हम तो जानते हैं उसकी एनर्जी कितनी होती है, h होती है। तो यहां से हम कह देंगे ये अपने पास हो जाएगा, इसको हम कह दिए डेल्टा ई, और डेल्टा ई बराबर हो जाएगा h न्यू, और h न्यू की जगह पे हम जानते हैं hc क्या होता है, लेमडा होता है। तो डेल्टा ई बराबर ऐसे हो गया, लेमडा को हम इधर ले आते हैं तो hc अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा ई हो जाएगा। अब यहीं से हम फार्मूला इसके लिए निकाल सकते हैं। फार्मूला वैसे तो निकल गया लेकिन इसको और हम हल कर सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 6.67 63 गुणे 10 के पावर माइनस 34, और गुणे c के वैल्यू कितनी हो जाएगी, c आपको पता है 3 गुणे 10 के पावर 8 होता है। और उसके बाद में डेल्टा ई को वैसे ही रहने देते, लेकिन क्या है ना, डेल्टा ई हमेशा किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप यहाँ पर देखिए सारी वैल्यू मैंने किस में लिखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सवाल में न्यूमेरिकल लगाते हो तो वैसे नहीं रखते हैं, उसको क्या करते हैं 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको भी हम कर लेते हैं 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, है ना। अब इसको फाइनली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको वैल्यू लगभग प्राप्त होती है 1 2 3 5 7 गुणे 10 के पावर माइनस 10, और ये मीटर में, और बटा हो जाता है डेल्टा ई। जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं ना तो हमको ये चीज़ प्राप्त होती है। इसको फाइनली हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 5 7, और उसके बाद में आपका हो जाए एंगस्ट्राम, बिकॉज आप जानते हो 10 के पावर माइनस 10 को हम एंगस्ट्राम लिख सकते हैं, और बटे में क्या कर सकते हैं, डेल्टा ई लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अपने पास इसको आ गया ना, तो हम बस खाली यही कह सकते हैं कि लेमडा इक्वल टू 1 2 3 5 7 एंगस्ट्राम बटे डेल्टा ई। मतलब इसी फार्मूले का सीधा इस्तेमाल करके हम लोग जो है तरंग दैर्घ्य कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और क्या करते हैं, अगर हम देखो जैसे ये इसको याद करने के लिए, मेमोराइज रखने के लिए कि हमें भूले ना, इस फार्मूले को हम इस तरह से लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और 4 5 7 ऐसे लिख देते हैं, है ना। तो ये एंगस्ट्राम, इसको भी हम मेमोराइज रखने के लिए, इससे क्या होगा ना, ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आपको क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो भी कितना, लगभग 0.01% की त्रुटि आएगी। अगर आप इसको कह दोगे, इसकी जगह पे इसको कह दोगे तो आपका इतना त्रुटि आएगा, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप इस फार्मूले को याद रखिए, इस फार्मूले को याद रखिए, आसान है याद करना, 1 2 3 4 5 7 एंगस्ट्राम बटा डेल्टा ए, सीधा फार्मूले पे रखोगे क्या, सॉरी डेल्टा ई यहाँ पे होना चाहिए, डेल्टा ई। तो डेल्टा ई जो भी रहेगा उसको यहाँ पे रखोगे, डायरेक्ट आपको वेवलेंथ निकलेगी जो आपका फोटान निकल रहा है, ठीक है।